काउंटर करंट मैकेनिज्म आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसको स्टार्ट करने के पहले बेटा दो तीन बातों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक तो ये मान लो आप बाउमेंस कैप्सूल है ये, और ये पीसीटी है बेटा, ये हेनले लूप है, ठीक है, ये हेनले लूप है ऐसे, ये है कलेक्टिंग डक्ट। सर स्कूल के कुछ बात पता चली? खुलने वाला है बेटा, खुलने वाला है, अभी देखो बता, बात कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो है फ्लूइड का जो डायरेक्शन है, करंट है बेटा, फ्लो का जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है क्या? इस डायरेक्शन में है, देखो। और इसमें किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ऐसा है। यहां से जो एफरेंट आर्टेरियोल इंटर करती है बेटा, यहां से इफरेंट निकलती है, ये इसकी बहुत सारी ब्रांचिंग होती है ऐसे, और ये पैरेलल मूव करता है ऐसे, ऐसे ना, ऐसे देखो। और इसमें भी फर्दर बहुत ब्रांचिंग होती है, लेकिन हमें ये बताना है बेटा कि इसमें जो ब्लड का फ्लो है बेटा वो इस डायरेक्शन में है, और इसमें इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों हेनले लूप में बेटा देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें इधर को है, इसमें इधर को है। ब्लड वेसल जो है बेटा देखो इसमें इधर को है और इसमें इधर को है। और बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड असेंडिंग लिम्ब अपोजिट डायरेक्शन में यहां भी है, यहां भी अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है। इसी को बोलते हैं बेटा काउंटर करंट, काउंटर करंट बोलते हैं इसको। दूसरी बात ये बताओ, गुड आफ्टरनून बेटा, दूसरी बात कि आपको पता है नो वॉइस, क्या बात कर रहे हो यार, मुझे डरा दिया। बच्चों बताओ, आवाज नहीं आ रही मेरी? वॉइस क्लियर है कि नहीं? अब आई है, अच्छा, आ रही है, पहले भी आ रही थी? चलो ठीक है। और ये बात आप लोग पहले से जानते हो कि किसी भी सोल्यूशन में बेटा नंबर ऑफ सोल्यूट्स जो होते हैं वही इसकी पहले भी आ रही थी, ठीक है बेटा। सौम्य संजय बहुत अच्छा। तो ऑस्मोलैरिटी भी आप जानते हो, कल हमने बताया था आपसे, ठीक है ना, कि ये दोनों में बेटा इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। इक्वल अमाउंट क्या? इसमें भी 1 लीटर है, इसमें भी 1 लीटर है। इसमें 300 ग्राम अगर सोल्यूट्स हैं, इसमें 500 ग्राम सोल्यूट्स हैं, ये बी है और ये ए है। तो इन दोनों की में ऑस्मोलैरिटी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। मतलब ये हाइपरटोनिक है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, इससे अगर कंपेयर करें तो। बात समझ में आ गई दोनों? ऑस्मोलैरिटी यूनिट होती है, कल हमने बात किया था इसके बारे में, ठीक है। आप शुरू करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। बेटा देखो ये इफरेंट आर्टेरियोल है और ये है इफरेंट आर्टेरियोल, और इसका जो है कुछ इस तरह से है। मैंने एक्चुअल डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले आपको बनाया था, बना के बताया था कि ये किस तरह से है एक्चुअल में, ठीक है। यहां तो हम समझाने के लिए इसको बस थोड़ा सा बनाएंगे ऐसे।
ये है बेटा कलेक्टिंग डक्ट। ये है क्या, डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। ये क्या है बेटा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, ठीक है। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है बेटा, उसका डायरेक्शन मूव करने का, इसमें इधर को है, इसमें इधर को है, ठीक है, इधर को है, और असेंडिंग में इधर को है, देख लो, ठीक बात है। तो देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है बेटा, तो यहां पे हम लिखे क्या, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट बिटवीन टू limbs of हेनलेज लूप। मैंने लिखा है फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट बिटवीन टू लिम्स ऑफ हेनले लूप is opposite thus it form counter करंट। अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए काउंटर करंट फॉर्म कर रहा है, राइट, समझ में आ गया। और बेटा बिटवीन टू लिम्स ऑफ, देखो ये जो है वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब है और ये वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब है। इसको हम क्या लिखें बेटा, इसको हम क्या लिखें, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, और ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है। तो देखो इसमें ब्लड फ्लो का डायरेक्शन इधर से इधर को है और इसमें ब्लड फ्लो का डायरेक्शन इधर से इधर को है। तो फ्लो बिटवीन टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, फ्लो इसमें भी कैसा है, कब, किसमें किसमें, बिटवीन टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, कैसा है बेटा, इसमें भी है काउंटर करंट, समझ में आ गया। और देखो फ्लो बिटवीन ascending limb of Henle loop and descending limb of Vasa recta is also form counter current। यहां भी क्या है, काउंटर करंट। तो ये तीन काउंटर करंट बने बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड हेनले लूप पहला, बिटवीन टू लिम्स ऑफ ब्लड वेसल्स दूसरा, एंड बिटवीन टू लिम्स ऑफ हेनले लूप तीसरा। तो तीन काउंटर करंट अरेंजमेंट हमें देखने को यहां पे मिलता है, समझ रहे हैं। एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म इज मेनली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड इट मेंटेन ऑस्मोलैरिटी इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब देखो इस लाइन के ऊपर कॉर्टेक्स है, इस लाइन के नीचे मेडुला है और ये डीप मेडुला है, ये डीप मेडुला है, ठीक, यहां तक क्लियर समझ में आ गया। अब चुपचाप देखो, बात ध्यान से मेरी सुनना, ठीक है, किसी को भी डाउट होगा अभी कुछ नहीं बोलेगा, बाद में पूछना, अभी मैं बोलूंगा तब। देखो यहां से फिल्ट्रेट चला ऐसे, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा वाटर है, वाटर का वॉल्यूम इसमें बहुत ज्यादा है, यहां से वाटर एब्जॉर्ब होकर कहां चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला गया, ठीक है। यहां पर इसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाती है बेटा इस सोल्यूशन की 300 मिली ऑस्मोल। मैं मिली ऑस्मोल लिख नहीं रहा हूं हर जगह,
मिली ऑस्मोल पर लीटर। मैंने कल बात की थी, यूनिट होती है ये ऑस्मोलैरिटी की, यहाँ पे 300 है बेटा। अब आप जानते हो कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज परमिएबल टू वाटर ओनली। अब ये वाटर क्यों निकलेगा बेटा? ठीक है, परमिएबल तो है, लेकिन वाटर बाहर ये आएगा ही क्यों? क्यों आएगा? इसलिए आएगा बेटा क्योंकि बेटा यहां पर जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, ये यहां पे ये हाइपरटोनिक है। ये क्या है? हाइपरटोनिक है। जैसे जैसे नीचे आएंगे बेटा टोनिसिटी बढ़ती जाएगी। हाँ, ऑस्मोसिस के थ्रू। बहुत बढ़िया नवदीप, ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकलेगा, निकल गया। अब ध्यान दो, जैसे जैसे ये वाटर निकलेगा यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ के बेटा 400 हो गया, बीच में यहाँ पे 600 हो गया। ऐसे एक और लाइन खींच दें हम ऐसे, तो यहाँ पे 900 हो जाएगा ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है। और आते आते यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1200 ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी। ये बात समझ में सबको आ गई? ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे यहाँ पे ये 1200 क्यों हुआ है? क्योंकि बेटा वाटर का बहुत ज्यादा अमाउंट वॉल्यूम बाहर निकल गया है, बाहर निकल गया है, क्योंकि बाहर कंसंट्रेट सोल्यूशन है, ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर हो गया है, और ये जाएगा ही जाएगा, इसको आप रोक नहीं पाओगे, कोई रुक नहीं सकता ये। समझ रहे हो? अब जैसे जैसे देखो बेटा फ्लूइड इधर को बढ़ा, ऐसे बढ़ा, ठीक है। हम जानते हैं बेटा असेंडिंग लूप इज परमिएबल टू ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉट परमिएबल टू वाटर, नॉट परमिएबल टू वाटर। एक बात ये ध्यान देना है। दूसरी बात ध्यान देना है बेटा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक नेचुरल फ्लो नॉन स्टेपेबल। क्या लिख रहे हो मतलब? अभी ध्यान से मेरी बात सुनो। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम है बेटा, पोटेशियम है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो सोडियम क्लोराइड के लिए परमिएबल है ये, तो यहां से सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा, NaCl बाहर निकला, NaCl मैंने बाहर निकाला। अब आप बोलोगे कि क्यों बाहर निकलेगा? अपने मन से क्यों निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर नहीं निकलता है बेटा तो इसको एक्टिवली पंप किया जाएगा कि तू बाहर, तुझे को निकलना ही निकलना है। हमने लिखा है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में क्या होता है बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो जबरदस्ती इसको बाहर किया गया, किसको? NaCl को। NaCl को बाहर निकाला गया बेटा, NaCl को बाहर निकाला गया, NaCl बाहर निकाला गया एक्टिवली। जब जैसे जैसे NaCl को बाहर निकालेंगे तो एक सोल्यूशन से बेटा सॉल्यूट्स को बाहर निकालोगे तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी कि घटेगी? घट जाएगी। मतलब यहाँ पे 900 है बेटा, तो यहाँ पे 600 होगा, यहाँ पे 400 होगा धीरे धीरे 400 के आसपास, और यहाँ पे फिर से 300 मेंटेन कर दिया गया। 300 ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो गई। 300। क्या ये बात समझ में आई सबको? यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? SR नोट को जल्दी फटाफट लिखो। ये बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, सौम्य संजय बहुत बढ़िया। अनुभव ठीक है। देख इधर, अब ये तो हमने देख लिया बेटा कि ऑस्मोलैरिटी कैसे मेंटेन की जाती है विद इन द लूप ऑफ हेनले इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब। क्लियर है ये बात? अब बेटा कंटिन्यू वाटर अगर निकलता रहा, हाँ देखो क्लियर है, अगर कंटिन्यू वाटर निकलता रहा तो ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम भी तो क्या हो जाएगी? डाइल्यूट हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। तो बेटा देख, यहां से पानी को लेके ऊपर भागने वाला कौन है? ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो ये वाटर निकला तो आएगा कहां पे? इधर ऑस्मोसिस के थ्रू आ गया। तो देखो इधर आ गया, ठीक है। यहां से हम चलते हैं,
यहां से चलते हैं बेटा। ये जो है ब्लड की ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये नीचे आया, अब देखो एक्टिवली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस NaCl को यहाँ पे लाया जाएगा, इस NaCl को ब्लड में लाया जाएगा। तो जब जैसे जैसे ब्लड में आएगा बेटा ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, यहाँ पे 400 हो गया, यहाँ पे 600 हो जाएगा, यहाँ पे आते आते 1200 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें NaCl आ रहा है ना, इसमें NaCl आ रहा है। क्लियर है? इससे निकला और इसमें आया, और इसका फ्लो कैसा है? काउंटर करंट है, काउंटर करंट है, मतलब बैलेंस कर ले रहा है बेटा। देखो अगर काउंटर करंट नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। देख लो ये 1200 हुआ यहाँ पे, क्यों हुआ? क्योंकि यहां से NaCl निकल के इसमें आया, देख लो। ठीक है, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, देखो यहां से वाटर इसमें आ गया, वाटर आ गया, देख लो वाटर आ गया, तो वाटर आ गया तो फ्लूइडिटी बढ़ेगी, मतलब ऑस्मोलैरिटी घटेगी। तो इसमें भी क्या हो जाता है, यहाँ पे 900 हो गया, यहाँ पे 600 हो गया बेटा, यहाँ पे 400 हो गया, और यहाँ पे 300 मेंटेन कर लिया गया। तो इस काउंटर करंट ने किया क्या? दो काम किया इसने। एक तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को कंसंट्रेट बना रहा है, वाटर को इसमें जाने से रोक रहा है। तो कंसंट्रेट यूरिन मतलब हमारे बॉडी में वाटर को बैलेंस कर रहा है, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन का काम कर रहा है। काउंटर करंट मैकेनिज्म किस लिए है बेटा? फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। कौन कर रहा है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि उसी में वसा रेक्टा होती है। ठीक है, दूसरा इसका काम क्या है बेटा? इसमें मेडुलरी इंटरस्टिशियम में बेटा ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है, यहाँ पे 1200 के आसपास मेंटेन करके रखता है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी चीज ये देखो आप, दूसरी चीज ये देखो कि कितने टाइम्स यूरिन कंसंट्रेट किया इसने, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म में कितने टाइम किया इसने, कितने टाइम किया? यहां से 300 चला था बेटा पर मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, और यहाँ पे आते आते देखो, यहाँ पे अभी छूटा एक चीज मेरे को अभी याद आया बेटा, इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम के फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए बेटा यहाँ से कुछ अमाउंट में यूरिया निकलती है और हेनले लूप में चली जाती है, यहाँ पे फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए बेटा। और यहाँ DCT में भी बेटा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ भी H2O बाहर निकाला जाता है, ये बात आप जानते हो। H2O यहाँ भी निकाला जाता है और NaCl भी जा सकता है यहाँ से ब्लड में। मतलब DCT इज परमिएबल टू बोथ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स। DCT इज परमिएबल टू बोथ सोडियम क्लोराइड मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। और कुछ यहाँ पे भी वाटर निकलेगा बेटा कुछ अमाउंट में। देखो यहाँ पे जैसे को ऑस्मोलैरिटी यहाँ भी कितने ही है, यहाँ भी है आपका 300, यहाँ पे 400, यहाँ पे 600 और यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1200 है बेटा। ठीक है, और इसको मेंटेन कौन कर रहा है? वाटर और यूरिया इसमें से बाहर आके बेटा, वाटर जैसे जैसे निकलता जाएगा ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे फिर से यूरिया बाहर निकल के मेंटेन कर लेगा ऑस्मोलैरिटी को, और यहाँ से जो यूरिन बाहर जाएगा पेल्विस के थ्रू, यहाँ से जो बेटा यूरिन बाहर निकलेगा पेल्विस के थ्रू, ठीक है ना, वो कितने टाइम्स कंसंट्रेट है बेटा? 4 टाइम्स। क्यों? 1200 डिवाइडेड बाय 300 करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 4। तो 4 टाइम्स कंसंट्रेट होता है वो यूरिन। कितने टाइम कंसंट्रेट होता है बेटा? 4 टाइम्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया बच्चे या नहीं आया समझ में? बोलो। सारा खेल किसका है? देखो हेनले लूप में क्या है कि ये NaCl के लिए परमिएबल है और ये वाटर के लिए परमिएबल है। ठीक है, तो यहां से सोडियम क्लोराइड को एक्टिवली पंप किया जाता है बाहर की तरफ, समझ रहे हो? ठीक है, तो अब लिखो आप, इन मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेट यूरिन। एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं मैं।
एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं मैं, लिखो मैमल्स हैव एबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन in this Henle loop and vasa recta play important role in this Henle loop and vasa recta play important role या significant role, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो काउंटर करंट ऑल्सो हेल्प इन maintaining osmolarity help in maintaining osmolarity। इन ब्रैकेट क्या लिखोगे 300 in outer cortex and 1200 in inner medulla, 300 in outer cortex and 300 in inner medulla, ये मेंटेन करके रखता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो द ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय कौन सा ग्रेडियंट बना रहा है बेटा, कौन, मेनली सोडियम क्लोराइड ही तो ग्रेडियंट बना रहा है और यूरिया। द ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। बेटा अब दरवाजा जरा बंद कर दो तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। इट इज किसके लिए है, काउंटर करंट के लिए है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। नेक्स्ट पॉइंट ड्यू टू काउंटर करंट settling of nephric filtrate SHUTTLING settling of nephric filtrate occurs three times between cortex and medulla, between the cortex and medulla in the following manner। पहला लिखिए, पहला नंबर 1 down along the descending limb, down along the descending limb। दूसरा लिखिए, देखो डाउन along the descending limb, up along the ascending limb and down along the collecting duct। ये तीन बार सटलिंग हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंड लिखिए up along the ascending limb, third one is down along the collecting duct, तीनों लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट द इनिशियल नेफ्रिक फिल्ट्रेट in Bowman's capsule are the initial nephric filtrate found in Bowman's capsule are isotonic to blood plasma, देख लो 300 दोनों में है,
यहां भी वाटर था तो ज्यादा एब्जॉर्ब होकर वहां उधर चला गया, तो सॉल्यूट्स भी तो गए ग्लूकोज वगैरह, तो बराबर कर लिया है ना, तो दोनों में बराबर होता है। आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, दैट इज 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, दैट इज 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस फ्लूइड पास टू द, as लिखो, as the fluid, as this fluid pass to the PCT, to the PCT, osmolarity increased, osmolarity increased. Next point, next point, the descending limb of Henle loop causes, the descending limb of Henle loop causes reabsorption of, reabsorption of reabsorption of large amount of water, large amount of water, देख रहे हो, large amount of water, due to this, large amount of water, due to this osmolarity increased up to, due to this osmolarity increased up to 1200 milliosmol per liter, 1200 milliosmol per liter in the deepest part of Henle loop, in the deepest part of Henle loop. Next point, while the nephric filtrate leaves the medulla, मतलब मेडुला को छोड़, जब छोड़ता है तो, while the nephric filtrate leaves the medulla, medulla, NaCl actively pumped from, NaCl actively pumped from ascending limb of Henle loop, ascending limb of Henle loop, which decrease osmolarity of nephric filtrate, which decrease osmolarity of nephric filtrate, देख रहे हो, which decrease osmolarity of nephric filtrate, so that it may again become, so that it may again become isotonic to blood plasma, isotonic to blood plasma in DCT। ये तो हमने ऐसे दिखाया है, ये एक्चुअल में उधर जाएगी, ये उधर जाएगी मूव करके, है ना, डीसीटी की तरफ, इन डीसीटी। नेक्स्ट पॉइंट, while moving down through the collecting duct, while moving down through the collecting duct, collecting duct, the water is reabsorbed from nephric filtrate, the water is reabsorbed from nephric filtrate। देखो वाटर फिर से बाहर निकल रहा है वहां पे और ब्लड में जाएगा निकल के, नेफ्रिक फिल्ट्रेट विच इंक्रीज इट्स ऑस्मोलैरिटी, विच इंक्रीज इट्स ऑस्मोलैरिटी is about 1200 milliosmol per liter, is about 1200 milliosmol per liter। Next point, thus the urine formed is 4 times more concentrate,
the urine formed in 4 times more concentrate than the initial nephric filtrate. The initial nephric filtrate, इसका मतलब ये मत लगाना है आप लोग कि 24 आवर्स में 180 लीटर ये फिल्ट्रेट होता है, यहाँ बनता है, तो उसका आधा कितना होगा 90, उसका आधा कितना होगा 45, तो 45 लीटर यूरिन बनता है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना, ये ऑस्मोलिटी के रिस्पेक्ट में है, बस याद रखना। सर हमने क्लास टीचर कौन है, हमारे क्लास टीचर कौन है, आपके क्लास टीचर कौन है? प्रकाश सर ही अभी तो है, पता नहीं, अभी तो मुझे भी नहीं पता बेटा, मैं तो करनाल में हूं, चलेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इज परमिएबल टू NaCl। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इज impermeable to, impermeable लिखना, डिसेंडिंग लिम्ब, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, हाँ ठीक है। नहीं बेटा, मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्रा में नहीं हूं, मैं तो करनाल में हूं अभी, ठीक है ना, अभी करनाल में हूं मैं। लिखिए, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इज परमिएबल टू NaCl, is permeable to NaCl which, सर हमें स्कूल में कौन पढ़ाएगा? अगर आप लोग आओगे तो हम ही जाएंगे यार, और कौन जाएगा, सारे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाएंगे, ठीक है ना, वही पढ़ाएंगे। द डिसेंडिंग लिम्ब, पहले लिख लो, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इज परमिएबल टू NaCl which increase its osmolarity, which increase its osmolarity, thus the water in the medullary interstitium, which increase its osmolarity, thus the water in the medullary interstitium to move into the blood vessels, thus increasing the blood volume, thus increasing the blood volume, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन कर लिया गया बेटा ऑस्मोलैरिटी रेगुलेशन से, यही है काउंटर करंट मैकेनिज्म, समझ में आ गया। अब है बेटा, लिखो कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यहाँ पे जो यूरिन बनता है उसका कंपोजिशन, चलो बेटा हेडिंग दो, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। ठीक, अर्णव क्या है ये, चलो इधर देखो, कंपोजिशन ऑफ यूरिन बेटा, यूरिन का जो पीएच होता है वो होता है 6.0, ठीक है, लेकिन ये पीएच जो है कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, रेंज फ्रॉम 4.5 टू 8.2 तक हो सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन फ्रूट, सॉरी फूड, है ना, डिपेंडिंग अपॉन फूड, कि हमारे फूड की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ फूड। अगर मान लो हम फूड में ज्यादा फ्रूट खाते हैं तो एसिडिटी बढ़ेगी, तो फ्रूट क्या करता है बेटा, एसिडिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। हमारे फूड में बेटा अगर फ्रूट का अमाउंट ज्यादा होगा तो एसिडिटी बढ़ती है, मतलब कि पीएच डिक्रीज होता है, ठीक है ना। और ज्यादा अगर वेजिटेबल खाएंगे तो, वेजिटेबल ज्यादा खाएंगे तो ये एसिडिटी जो डिक्रीज करेगी, क्या इंक्रीज क्या करेगा, क्या करेगा, पीएच
अरे यार, डिक्रीज एसिडिटी लिख दो, मतलब बेसिसिटी बढ़ेगी या अल्कैलिनिटी बढ़ेगी, है ना। अल्कैलिनिटी बढ़ेगी या बेसिसिटी बढ़ेगी और एसिडिटी डिक्रीज होगी, मतलब पीएच बढ़ेगा। समझ रहे हो, बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो 8.2 से ऊपर चला जाएगा, नहीं, मैक्सिमम जाएगा तो 8.2 जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, डेली जो एक्सक्रीशन होता है बेटा, डेली एक्सक्रीशन वो कितना होता है, बता सकते हो कितना लीटर। मैंने बता रखा है, पहले ही आप लोगों को लिखवाया था, क्या बोला था, 1 to 1.4 लीटर डे पर डे, 1 to 1.4 लीटर पर डे। इसमें कि बेटा, तो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि 25 to 30 ग्राम जो है क्या होता है, यूरिया होता है। 25 to 30 ग्राम जो है बेटा, इसमें यूरिया होती है। पर डे की बात कर रहा हूं मैं, है ना, पर डे की बात कर रहा हूं। कलर कैसा होता है यूरिन का, लाइट येलो होता है, लाइट येलो होता है कलर, ठीक है। कलर कैसा होता है, लाइट येलो। और ये कलर किसके कारण होता है बेटा, बता सकते हो कोई, मैंने डाइजेशन वाले चैप्टर में बताया था आप लोगों को, बता सकते हो। यूरोक्रोम या यूरोबिलिन, कलर ड्यू टू, हाँ, बिलीरुबिन वहां तक नहीं पहुंचाता, यूरोक्रोम लिख सकते हो, या यूरोबिलिन, यूरोक्रोम लोग बोल सकते हो, यूरोक्रोम बोलो या यूरोबिलिन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ये बाइल पिगमेंट होते हैं फ्रॉम आरबीसी, आरबीसी के डैमेज होने से ये बनता है, ठीक है। स्मेल, स्मेल या बेटा ऑर्डर जो होता है वो किसके कारण होता है, बता सकते हो, अमोनिया के कारण होता है बेटा, याद रखना। मतलब कि अमोनिया थोड़ा बहुत होती है यूरिन में, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट हो गए, ब्लड में तो अमोनिया दौड़ रहा है ना, तो यहाँ डीसीटी में भी तो आ सकता है, हाँ, सेक्रेशन के थ्रू अमोनिया आ सकती है, उसी का स्मेल होता है बेटा। तो यूरिन जो है बेटा, यूरिन में 95% क्या होगा वैसे कंपोजिशन देखें तो, वाटर होता है। 5% में, फिर 5% में भी फिर दो है, 5% तो सॉलिड होगा, 5% क्या होगा बेटा, इसमें डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, और इसमें भी 2.5 और 2.5 हम सेपरेट कर देते हैं। 2.5%, सॉरी इसको परसेंट कर दो, 2.5% क्या होगा इसमें, यूरिया। तो बेटा अब इसका 2.5% निकालोगे तो कितना होगा, वो इतना ही आएगा लगभग, यूरिया, समझ रहे हो। और ये यूरिया मतलब कितना, 25 to 30 ग्राम, ठीक है। डेली कंपोजिशन के हिसाब बेसिस पे हम बता रहे हैं। और इसमें क्या होगा, बाकी 2.5% में क्या होगा बेटा, इसमें बाइल पिगमेंट होंगे, बाइल पिगमेंट्स जैसे कि यूरोबिलिन, बाइल पिगमेंट्स, और क्या होगा, क्रिएटिनिन होगा, और क्या होगा, अमोनिया भी होगी, और क्या होगा, यूरिक एसिड, और क्या होगा, हिप्पूरिक एसिड, ठीक है। कीटोन बॉडीज भी कुछ हो सकती हैं, है ना, लेकिन ये नॉर्मल में नहीं है तो इसको छोड़ दो आप, ये नॉर्मल में नहीं है, ठीक है। ये सब सारा आयंस भी होते हैं, आयंस भी होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कार्बोनेट आयन, ये सारा लिख लो आप। आयंस लाइक Na+,
के प्लस Cl नेगेटिव, है ना, HCO3 एक्सेट्रा, ये भी होते हैं बेटा। PO4 फॉस्फेट आयन भी होता है, ठीक है। कुछ ड्रग्स वगैरह, आयरन वगैरह भी इसमें हो सकते हैं यूरिन में, जो सीधे सीधे वहां से निकल के आते हैं सेक्रीशन के थ्रू। क्लियर हो गया? यूरिन का कंपोजिशन समझ में आ गया? तो बाद में बात कर लेंगे, अभी क्या होना है नहीं होना है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो सब कुछ बता देंगे। प्रकाश सर से आप लोग फोन करके पूछ सकते हो सारी चीज, ठीक है, वो बता देंगे। एक वर्ड है बेटा डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स, डाईयूरेटिक्स है क्या चीज? दो सब्सटेंसेस which increase formation of urine, लिखो आप, those substances which increase formation of urine called diuretics. For example, like caffeine in bracket टी में बेटा, चाय में कैफीन होती है जो डाईयूरेटिक होती है। डाईयूरेटिक होती है मतलब यूरिन फॉर्मेशन को जो बढ़ा दे, वो उस सब्सटेंस को, उस सब्सटेंसेस को उस तरह के हम बोलते हैं बेटा डाईयूरेटिक, जैसे कि कैफीन और चाय में होती है वो। इसका उल्टा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जैसे कि ADH वेसोप्रेसिन, उसका फंक्शन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। वो एंटी डायूरेटिक होती है, मतलब यूरिन फॉर्मेशन को कम करेगी, मतलब वाटर को सेव करेगी बॉडी में। और जो डायूरेटिक होते हैं बेटा, वो यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देंगे, मतलब कि ब्लड वॉल्यूम कम भी है तो भी यूरिन फॉर्मेशन कर देंगे, वो बढ़ा देंगे। तो वाटर की डेफिशिएंसी हो सकती है, समझ रहे हो। तो इसको भी, ये कैसे इसको अप्लाई करेंगे हम किडनी के फंक्शन में, अभी हम इसको देखेंगे अंडर कंट्रोल ऑफ किडनी फंक्शन में। अभी हमको देखना है, वो टॉपिक करना है इसमें। तो यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, लिखो एब नॉर्मल यूरिन। एब नॉर्मल यूरिन, एब नॉर्मल यूरिन, ठीक है। अगर मान लो एल्बुमिन प्रोटीन अगर ब्लड में आ गई, सॉरी यूरिन में आ गई, मतलब कि आपको तो पता है बेटा कि सब कुछ चीजें फिल्टर होती हैं बाउमैन्स कैप्सूल में, लेकिन प्रोटीन नहीं आता। अगर प्रोटीन आने लगा, इसका मतलब स्लिट्स जो हैं उसके बड़े हो गए हैं, पोर्स फेनेस्ट्रा भी बड़े हो चुके हैं, और उधर से ब्लड भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर फिल्ट्रेट में प्रोटीन आ गया तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं होती है, सीधे वो यूरिन में आ जाती है बेटा, एल्बुमिन। तो उस यूरिन को बोलते हैं बेटा हम एल्बुमिन्यूरिया। पहला है एबनॉर्मल यूरिन में बेटा एल्बुमिन्यूरिया। एल्बुमिन्यूरिया में क्या लिखोगे? प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिया। प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज यूजुअली अकर इन, इट इज usually occur in, it is usually occur in nephritis, नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस क्या है बेटा? अभी हम बताएंगे, डिजीज में बताएंगे इसको, वैसे लिख लो ब्रैकेट में, इन्फ्लामेशन ऑफ
इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुली, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुली मतलब ग्लोमेरुलस में स्वेलिंग हो जाना बेटा है। अभी तो ये समझ रहे हो, ग्लोमेरुलस में स्वेलिंग हो जाना, इनलार्ज हो जाना है ना, स्लिट्स का इनलार्ज हो जाना, डैश देके लिख लो, इनलार्ज स्लिट्स, इनलार्ज स्लिट्स मतलब पोर अगर बड़े हो गए तो क्या होगा, एल्बुमिन प्रोटीन फ्रॉम द ब्लड फिल्ट्रेट में आ जाएगी और फिर से रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, यूरिन में आ जाएगी, उसको हम बोलेंगे एल्बुमिन्यूरिया। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दूसरा लिखो बेटा, ग्लाइकोसूरिया, GLYCOSURIA, ग्लाइकोसूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। और ये कब होता है बेटा, व्हेन ग्लूकोज, देखो बेटा सारा का सारा ग्लूकोज पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन ग्रेटर देन 180 और 160 अगर होगा तो वो उससे ऊपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वो यूरिन में भेज देता है आगे। बात समझ में आई। ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन तो हमेशा होता है, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन एक लिमिट में होगा बेटा, 160 के नीचे एब्जॉर्ब होगा, उससे ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखा, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया, इट इज ए इंडिकेटर ऑफ, लिखो, इट इज इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज mellitus, डायबिटीज मिलिटस, ठीक है। डायबिटीज मिलिटस, जब ब्लड सॉरी यूरिन में ग्लूकोज आ जाए तो बेटा उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मिलिटस। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो ब्लड में बढ़ा हुआ है। समझ रहे हो, समझ में बात आ गई। लेकिन आपके एनसीईआरटी में बेटा एक बात लिखा हुआ है कि ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडीज, मतलब कीटोन्यूरिया इज बोथ आर द इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज मिलेटस। समझ रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप ग्लाइकोसूरिया लिखोगे। थर्ड लिखो, और कीटोन बॉडीज होते क्या है, देखो बायोमोलिक्यूल्स आपने पढ़ा नहीं है, नहीं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं, है ना। कार्बन जब, ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ी हो, दोनों तरफ दो ग्रुप R1 R2 ग्रुप लगे हुए हो, तो वो कीटोन ग्रुप होता है बेटा, और वो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। समझ रहे हो, तो उसके टूटने से, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से, कीटोन बॉडी के टूटने से बेटा कीटोन बॉडीज बनती हैं। अगर वो कीटोन बॉडीज ब्लड यूरिन में आ गई तो उसको बोलते हैं हम कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया। तो नेक्स्ट लिखो, कीटोन्यूरिया में लिखो बेटा प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो हेमाटूरिया, फोर्थ वन इज हेमाटूरिया। ये तो आप खुद ही बता सकते हो, कोशिश करो बता दोगे, आप लोग बता दोगे, कोई ना कोई बच्चा तो बता ही देगा। देखो तो बताओ जरा मुझे, हेमाटूरिया किसको बोलते होंगे, हेमाटूरिया किसको बोलते होंगे बेटा, प्रेजेंस ऑफ ब्लड या ब्लड सेल्स इन यूरिन। लिखो लिखो लिखो, प्रेजेंस ऑफ ब्लड ऑब्लिक ब्लड सेल्स इन यूरिन, इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन। शाबाश सौम्य संजय, बढ़िया। अब लिखो आप यूरेमिया, हाँ ब्लड, ब्लड भी बना दिया। नेक्स्ट लिखो यूरेमिया, यूरेमिया मतलब एक्सेस यूरिया इन यूरिन। लिखो एक्सेस
यूरिया इन यूरिन, यूरेमिया। ठीक है, एक्सेस यूरिया इन यूरिन। अब इस एक्सेस यूरेमिया बेटा एक्चुअल में एक्सेस यूरिया आती कब है? जब ब्लड में रहेगी, ठीक है ना। तो ब्लड में ये जो यूरेमिया जो टर्म है बेटा हम एक्चुअल में यूज करते हैं ब्लड के लिए। जब ब्लड में बहुत ज्यादा यूरिन हो जाए, सॉरी यूरिया बढ़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं यूरेमिया। तो ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में एक चीज लिख लो, ये टर्म लिख लो ब्रैकेट में। क्या लिखोगे? ऐसा लिखो, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, accumulation of urea in blood called uremia, accumulation of urea in blood, accumulation of urea in blood called uremia, ठीक है। और इन केस ऑफ यूरेमिया एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया यूरिन में तो आ ही जाएगा। तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि मतलब यूरिन में यूरिया का बढ़ने का मतलब यही है बेटा कि ब्लड में भी वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो डिजीज, नेक्स्ट डिजीज लिखना है आपको। क्या क्या हो गया, क्या बाकी है अभी? यूरेमिया हो गया, हिमेटूरिया हो गया, और पॉलीयूरिया, पाईयूरिया लिखो, पी वाई, पाई यूरिया, पी वाई यू आर आई ए, पी वाई यू आर आई ए, पाईयूरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ WBC, presence of WBCs or pus, PUS, pus in urine, presence of WBCs or pus in urine। नेक्स्ट पॉइंट, एक स्टार लगाओ और लिखो, मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, अभी स्टार लगाओ और लिखो, एक्सप्लेन मैं कल कर दूंगा। डेफिशिएंसी ऑफ ADH, deficiency of ADH, antidiuretic hormone, cause diabetes insipidus, deficiency of ADH cause diabetes insipidus, 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 which is characterized by excessive dilute urine, which is characterized by excessive dilute urine, ठीक है। चलो इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ऐसा, क्यों है ना।